हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, जहाँ पे आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ही। जो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैनेजमेंट की देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो मैनेजमेंट थिंकर्स कुछ थे, उन्होंने क्या किया था, हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे या कुछ टेक्निक्स दी थी। ठीक है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया मैनेजमेंट के लिए कि भाई पहले के ज़माने से बिज़नेस चलते आ रहे हैं, चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो वो बिज़नेस चलाने के लिए उन्होंने कुछ सोचा, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, कुछ प्रोसीजर्स देखे कि भाई बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं। उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, हमें कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ टेक्निक्स बताए। तो वैसे ही अब हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये कौन थे? एक मैनेजमेंट थिंकर थे जिन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए एंड कुछ टेक्निक्स दिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अब ये प्रिंसिपल्स या टेक्निक हमें क्या हेल्प करती है, तो अगर ये प्रिंसिपल या टेक्निक हम सीधा यूज़ करेंगे तो हम बहुत इफ़ेक्टिवली हमारा बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल टेक्निक्स हमें पता ना हो, हमने ना सीखी हो, तो हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो करते हैं वो हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करते हैं, हमारा अंदाज़ा लगा के डिसीजंस लेते जाते हैं। ठीक है, तो उससे अच्छा है अगर हम ये फॉलो करने चाहें तो हम बहुत इफ़ेक्टिवली बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बताया था हमें, एंड उसके बाद हम देखेंगे उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम देखते हैं उन्होंने हमें क्या दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी के बारे में बताया। अब इन्होंने क्या किया कि कहा कि तुम बिजनेस में डिसीजंस तो ले रहे हो, लेकिन डिसीजन तुम कैसे लो, साइंटिफिकली लो ना। व्हाट इज़ साइंटिफिकली, साइंटिफिक मैनेजमेंट करना मतलब क्या। उन्होंने कहा कि प्रॉपर से डिसीजन लेना हो अगर साइंटिफिकली, तो डेटा कलेक्ट करो, प्रॉपर करेक्ट डेटा कलेक्ट करो, उसे अच्छे से स्टडी करो और फिर डिसीजन लो। ट्रायल एंड एरर मत करो, रूल ऑफ थंब मतलब जजमेंट खुद का फॉलो मत करो। क्या करो, साइंटिफिकली बिजनेस को मैनेजमेंट करो। तो इन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी के बारे में बताया। नाउ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी ऑल्सो नोन एज क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये कब डेवलप हुआ था, डेवलप्ड इन अर्ली 1900s। ठीक है, नाउ with an emphasis on increasing workers productivity। क्यों लाया गया है ये, बेसिकली वर्कर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जितने भी लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में, वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। ये जो काम कर रहे हैं उनको एफिशिएंटली काम करवाना है। ठीक है, प्रोडक्शन में मान लो एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या सोचेंगे कि वो जितने भी टाइम वो एम्प्लॉय काम करने वाला है उतने में वो ज़्यादा आउटपुट दे। उसका मतलब क्या हो गया कि वो पर्सन इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। जैसे हम स्टूडेंट की बात करें, ए स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट है, दोनों ने 8 घंटे पढ़ाई की, इसने भी की, इसने भी की, लेकिन कोई एक स्टूडेंट होता है जो इफ़ेक्टिवली पढ़ता है, बहुत अच्छे से उसे याद रह जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तो वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। बाकी स्टूडेंट है वो बुक तो लेके बैठा है लेकिन इफेक्टिवली नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी यूज़ करने से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय को एफिशिएंटली काम करवा सकते हैं। नाउ फ्रेडरिक विंसलो टेलर 1856 to 1915, द पायोनियर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, SMT, एडवोकेटेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इन्होंने क्या बताया, कोई भी टास्क हो, कोई भी टास्क हो, प्रोडक्शन का टास्क है या एडवर्टाइजिंग करवाने का टास्क है या पैकिंग चल रहा है, कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है, टास्क हो रहा है, उसे साइंटिफिकली स्टडी करो। साइंटिफिकली स्टडी करने
कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। तो उन्होंने ये कंसेप्ट के बारे में हमें बताया, द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी owes its origin to F.W. Taylor, who is regarded as father of scientific management। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। Taylor's primary concern was to increase productivity through the application of scientific method and increase pay for workers. Taylor's followers include Henry Gantt, Frank Gilbreth, Lillian Gilbreth and Harrington Emerson। ठीक है, ये उनके फॉलोवर्स थे। अब इन्होंने हमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स बताए हैं, प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन बाय F.W. टेलर। चलिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ F.W. टेलर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इनके कंट्रीब्यूशन को। एक है प्रिंसिपल्स एंड दूसरा है टेक्निक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आता है प्रिंसिपल्स का, सेकेंड आएगा टेक्निक्स का। दोनों ही चीज़ें हम देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले इन्होंने जो प्रिंसिपल्स हमें दिए उसे हम स्टार्ट करते हैं। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्होंने हमें प्रोवाइड किए? तो सबसे फर्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, क्या करना है, मैनेजमेंट को हमें अच्छे से साइंटिफिकली करना है, सो दैट द बेस्ट वे और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ईच टास्क कैन बी आइडेंटिफाइड। देखिए, अब इसका मतलब क्या होगा साइंटिफिकली मैनेजमेंट का मतलब, हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अब वो कितने घंटे सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसमें से इफ़ेक्टिवली यानी कौन एम्प्लॉय एवरेज प्रोडक्शन कर रहा है, कौन ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, कौन कम कर रहा है। ठीक है, उसके बेस पे हम कुछ डिसीजंस लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं एंड फिर हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि साइंटिफिकली मैनेज करो। इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, सारे ही लेवल पे अब अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लो प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, एडवर्टाइजिंग है। एम्प्लॉयज़ तो वहाँ पे चाहिए ही चाहिए, उनके बिना तो काम होने नहीं वाला है। तो अब इनका जो सिलेक्शन करना है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब हम किसी एम्प्लॉय को हमारे बिजनेस में जॉब दे रहे हैं, तो वो सिलेक्शन हमें कैसा करना है, साइंटिफिक हम करेंगे। साइंटिफिक कैसे करेंगे? डेटा कलेक्शन करके। हम क्या देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या, उनकी क्वालिटीज़ है, एजुकेशन कितना है, पास्ट एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख के हम सिलेक्शन करेंगे वर्कर्स का। तो साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स सो दैट राइट वर्क कैन बी असाइंड टू द राइट वर्कर डिपेंडिंग अपॉन हिज एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। अब ये सारी चीज़ें एनालाइज करके हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग एम्प्लॉय है, प्रोडक्शन वाले के पास मान लो 10 एम्प्लॉय है। ठीक है, तो वो कोई एम्प्लॉय ऐसा होगा जो फटाफट से काम करता है, कोई एम्प्लॉय ऐसा होगा जो क्वालिटी वर्क करके देता है। ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा सबके स्किल्स एंड सबकी कैपेबिलिटीज़ को, उसके बाद वो सिलेक्शन करेगा एंड उसके बाद वो काम असाइन करेगा कि उसे कौन सा काम किसको देना है, मतलब राइट पर्सन को राइट वर्क दे पाएगा। उसके बाद आता है साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ जब काम करते हैं बिजनेस में, तो उनको रेगुलरली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी ज़रूरी हो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। डेवलपमेंट मतलब कुछ एजुकेशन रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर, तो वो उनको देना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली होनी चाहिए, सो दैट नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स ऑफ वर्कर्स गेट इम्प्रूव्ड विच इन टर्न वुड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। मान लो
बिजनेस में जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, तो वो कोई मशीनरी लेटेस्ट आया है, उसमें कुछ चेंजेस हुए, तो उसके लिए उस वर्कर को जो उस पर काम करने वाला है उससे क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, उसे उसका नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर सके। तो ये हो गया साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट इज क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच क्या होना चाहिए, क्लोज कोऑपरेशन होना चाहिए, दोनों ने बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, वर्कर को अच्छे से समझ के लेना चाहिए, प्रॉपर उसे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए। एंड वर्कर ने भी क्या करना है, मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना है, स्ट्राइक पे नहीं जाना है, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी है एंड मैनेजमेंट को अच्छे से काम करके देना है। नाउ क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स सो एज टू ब्रिंग हार्मनी and to develop team spirit among the members of the organization, management as well as workers should develop positive attitude towards each other। देखिए आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया है कि मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के एक दूसरे की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स रहते हैं। पहले जो बिजनेसेस होते थे तब वैसा नहीं था, तब क्या था, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से सैलरी नहीं मिलती थी और सामने क्या होता था, एम्प्लॉयज़ भी बार बार स्ट्राइक पे चले जाते थे, तो वैसी चीज़ों से मैनेजमेंट को भी प्रॉब्लम होती थी। तो दोनों के एक दूसरे की तरफ एटीट्यूड अच्छे नहीं थे। जबकि आज के ज़माने में क्या हो गया है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, कोऑपरेट करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखते हैं। चलिए अब 5th पॉइंट हम देखते हैं, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अब इन्होंने क्या बताया, अगर आप साइंटिफिकली मैनेजमेंट करते हो तो आप जो आउटपुट अचीव करते हो वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है, आप मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकते हो। हमने आगे देखा कि हम एम्प्लॉय का सिलेक्शन भी साइंटिफिकली करते हैं, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी साइंटिफिकली देते हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, आउटपुट हमेशा बढ़ता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता। नाउ maximum output in place of restricted output so that workers are benefited by way of profit sharing or increased pay। देखिए जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होने वाला है, अच्छे से अच्छा एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो उनको ज़्यादा सैलरी भी मिलेगी, मतलब इंक्रीज्ड पे मिलेगा, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग भी कभी कभी उनको दिया जाता है। मोस्टली जो मार्केटिंग या सेल्स एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कोई लेवल का काम ख़त्म करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलता है, ठीक है। नाउ टेलर बिलीव दैट मैनेजमेंट एंड लेबर शुड हैव अ कॉमन इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। दोनों ही लोगों को, किन दोनों को, मैनेजमेंट को एंड लेबर जो एक्चुअली काम कर रहा है उस एम्प्लॉय को, दोनों को प्रोडक्शन बढ़ाने में ही इंटरेस्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट को तो होगा ही ऑफकोर्स, जितना भी प्रोडक्शन बढ़ेगा बिजनेस का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, इसके लिए मैनेजमेंट को तो वही चाहिए। लेकिन जो लेबर है, जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसके माइंड में भी यही होना चाहिए कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। और ये चीज़ कब होगी, जब इंक्रीज पे मिलेगा या प्रॉफिट शेयरिंग होगा तब होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हमें, डिवीजन ऑफ वर्क करना है मतलब बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ या हम कहेंगे टास्क रहते हैं बिजनेस में, या फंक्शंस रहते हैं। जैसे हमने कहा परचेज़ का काम है, फाइनेंस लाने का काम है, प्रोडक्शन का काम है, सेल्स का है, एडवर्टाइजिंग का है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग का है, अकाउंटिंग का है। तो इन्होंने क्या कहा कि काम को डिवाइड कर लो, ठीक है, फाइनेंस का काम है तो उसे हमने अलग कर दिया, प्रोडक्शन का, परचेज़ का, डिवाइड कर लो, डिवीजन कर दो और असाइन कर दो उसके रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, ताकि उससे क्या हो सके, जो जिस एम्प्लॉय को हमने काम दिया है वो उस काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसमें वो एक्सपर्टाइज ला सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल। डिवीजन ऑफ वर्क सो दैट ईच वर्कर concentrates on one function and specializes in that
function so as to improve the efficiency of individual worker and that of organization as a whole। सबको हमने खुद का काम दे दिया है, फाइनेंस वाले को हमने फाइनेंस का काम दिया, अकाउंटिंग वाले को अकाउंटिंग का दे दिया, काम डिवाइड करके दे दिया, सबको अपना रोल पता है, सबको अपना काम पता है। उससे क्या होगा, वो एम्प्लॉई अच्छे से काम करेगा, वो खुद किसी और का काम करने नहीं जाएगा, उसको पता है मेरा काम क्या है, तो वो अच्छे से स्पेशलाइज वे में काम करेगा, जिससे उसका खुद का तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही में बिजनेस का भी फ़ायदा होता है। तो ये हमने देख लिया 6th प्रिंसिपल, दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टेक्निक्स की तरफ। प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़े, जो कंट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, उसमें प्रिंसिपल्स तो हमने देख लिए। अब आगे देखते हैं टेक्निक्स के बारे में। अब उन्होंने बताया हमें, FW टेलर ने, कि भाई साइंटिफिकली मैनेजमेंट करो, लेकिन वो साइंटिफिकली मैनेजमेंट करने की टेक्निक क्या होती है। तो टेक्निक्स एंड एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू पुट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनटू प्रैक्टिस, टेलर एंड हिज फॉलोअर्स डेवलप द फॉलोइंग टेक्निक्स। कौन कौन से टेक्निक बताए। सबसे फर्स्ट था परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करो। मतलब परफॉर्मेंस मतलब कुछ काम जो टास्क रहता है, एक्टिविटी जो एम्प्लॉय करता है, उसके क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स हम सेट करेंगे। ठीक है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे वो एम्प्लॉय काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाउ टेलर इंट्रोड्यूस टाइम स्टडीज टू फिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम स्टडी करना पड़ता है। जैसे हम स्टूडेंट के बारे में देखें तो हम देखेंगे कि कितने आवर्स में, मान लो 8 आवर्स पढ़ाई किया है स्टूडेंट ने, तो उसमें वो कितने सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कितने टॉपिक पढ़ रहा है। तब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कितना ले रहा है स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने टाइम स्टडी के बारे में बताया अंडर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। द स्टैंडर्ड्स वर लेड डाउन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस सो एज टू इंश्योर uniformity of operation and to facilitate comparisons of efficiency। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में एक तो टाइम देखेंगे, कितना टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम। अब प्रोडक्शन की हम बात करें तो हम देखेंगे एवरेज टाइम कितना लग सकता है प्रोडक्शन के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए। कॉस्ट भी देखेंगे, क्वालिटी भी देखेंगे कि एवरेज किस क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होता है। तो उसके बेस पे क्या होगा, फिर हम सारे ही जितने भी प्रोडक्शन होगा सबकी कॉस्ट, क्वालिटी एंड दूसरा क्या, हम टाइम चेक कर सकते हैं कि बराबर टाइम पे प्रोडक्शन ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की बात की। नाउ दूसरा उन्होंने क्या बताया, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। उन्होंने कहा ये एक सिस्टम सेट करना है बिजनेस में, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड किया जाता है एंड वेज रेट सिस्टम डिसाइड की जाती है। मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि मान लो एम्प्लॉय 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, उतने में हम ऐसा बोलते हैं कि उतने टाइम पे उसने कितने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 10 घंटे में उसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 100 यूनिट्स एक हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया, स्टैंडर्ड आउटपुट। अब क्या होगा, उसके बेस पे हम वेज रेट प्लान करेंगे कि भाई उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर किसी ने कम प्रोडक्शन किया तो उसे कम पैसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो उससे ज़्यादा पैसे या ज़्यादा वेजेस मिलेंगे। दैट इज़ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। Taylor advocated the differential piece rate system. Under differential piece rate system, 2 piece rates were laid down. Low wage rate for those workers who failed to achieve standard output. Higher wage rate for those workers who achieve or exceed the standard output. Now, according to Taylor, due to differential piece rate system, the
The inefficient worker would try their best to improve their efficiency, and the efficient worker would be motivated to maintain or enhance their output above the standard. चलिए, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे जो एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है उसे ज़्यादा वेज रेट मिलेगा, एंड जो कम प्रोडक्शन करता है उसे कम मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा अपने आप ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए. तो ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बहुत हेल्प करता है बिजनेसेस को आउटपुट बढ़ाने के लिए. ठीक है, एम्प्लॉय यहाँ पे अच्छे से अच्छा आउटपुट लाने की ट्राई करता है. चलिए, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बात की, जो काम सुपरवाइज होता है. ठीक है, कोई भी काम हो, कोई भी एक्टिविटी हो बिजनेस में, प्रोडक्शन की हो या कोई भी हो, उसे सुपरवाइज किया जाता है. तो उन्होंने क्या कहा कि इस जो सुपरविजन का काम है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एट द प्लानिंग लेवल एंड एट द शॉप लेवल. 2 लेवल पे मैनेजर्स इसे कोई भी काम को चेक करेंगे या सुपरवाइज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टेलर एडवोकेटेड फंक्शनल फोरमैनशिप. देखिए, इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया, अंडर विच as many as 8 foremen were required to supervise the workers job. अब यहाँ पे ये जो 8 foremen है वो बराबर से याद रखना है. वर्कर्स जॉब मतलब कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, अब उसे चेक करना तो ज़रूरी होता ही है ऑफ कोर्स. तो कितने फोरमैन रहेंगे यहाँ पे चेक करने के लिए, टोटल 8 रहेंगे. He was of the opinion that one supervisor cannot be an expert in all aspect of supervision work. Supervisor जो भी चेक करने वाला पर्सन है वो सारे ही एस्पेक्ट में होशियार नहीं रहेगा, एक्सपर्ट नहीं रहेगा. मतलब वो सारी ही चीज़ें सोच के सुपरविजन नहीं कर पाएगा. इसीलिए सुपरवाइज करने के लिए उन्होंने क्या कहा, 8 फोरमैन रहेंगे. टेलर्स फंक्शनल फोरमैनशिप कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ सुपरवाइज़र. अब ये जो सुपरवाइज़र उसने बताया उसमें क्या हुआ, 2 लेवल पे डिवाइड किया गया. प्लानिंग लेवल पे 4 और शॉप लेवल पे 4. ठीक है, अब प्लानिंग लेवल पे जो 4 बताए गए सुपरवाइज़र, देखिए, टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग. देयरफॉर एट द प्लानिंग लेवल ही सजेस्टेड 4 फोरमैन. सबसे पहला आता है डिसिप्लिनेरियन, टू एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन डिसिप्लिन. ये क्या करेगा, बिजनेस में या वर्कर्स का जॉब चेक करना है तो उसमें वो डिसिप्लिन चेक करेगा. ठीक है, वो वर्कर बराबर टाइम पे आया या नहीं, उसने बराबर से काम किया या नहीं, ज़्यादा ब्रेक तो नहीं लिए, सारे डिसिप्लिन रिलेटेड चीज़ें ये देखेगा. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करेगा. टू प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन कार्ड रिलेटिंग टू वर्कर्स एक्टिविटी. वर्कर ने पूरे दिन में क्या क्या काम करना है, कौन से टाइम पे करना है, तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाएगा. नेक्स्ट इज रूट क्लर्क, टू ले डाउन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. जो भी एक्टिविटी या काम होता है तो उसकी कुछ सीक्वेंस रहती है कि चलो मशीनरी की हम बात करें तो एक मशीन से दूसरे मशीन में प्रोसेस होना हो, या फिर एक एम्प्लॉय के पास से दूसरे एम्प्लॉय के पास प्रोसेस होने जाता है कोई गुड्स या, ठीक है, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन हो रही है. तो ये सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा, रूट क्लर्क डिसाइड करेगा. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. अब ये क्या देखेगा, कोई भी टास्क ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट लगी. ठीक है, टू डिसाइड अबाउट टाइम एंड कॉस्ट रिलेटिंग टू ईच टास्क. ठीक है, कोई भी काम हो उसका वो क्या करेगा, टाइम देखेगा, कॉस्ट देखेगा कि बराबर से टाइम ज़्यादा तो लग नहीं रहा, कॉस्ट एक्सीड तो नहीं हो रही है. तो ये होगा 4 फोरमैन एट प्लानिंग लेवल. आगे हम देखेंगे एट शॉप लेवल, एट द शॉप लेवल. तो एट द वर्कशॉप लेवल टेलर सजेस्टेड 4 फोरमैन, यहाँ पे 4 बताए, टू सुपरवाइज द वर्कर. अब यहाँ पे सबसे पहला है रिपेयर बॉस, टू एंश्योर प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द टूल्स एंड मशीन. देखिए, रिपेयर बॉस, अब रिपेयर
एंड मेंटेनेंस किसका हमेशा देखना होता है, जो मशीनरीज बिजनेस में रहते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें ये देखेगा रिपेयर बॉस। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर। ये क्या चेक करेगा, टू एंश्योर दैट द वर्कर्स परफॉर्म द वर्क एज पर द स्टैंडर्ड। देखिए हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है, मान लो हमने एग्जांपल देखा था अभी के 10 आवर्स एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसमें 100 यूनिट्स बना रहा है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो एज पर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं, वो चीज़ कौन देखेगा, इंस्पेक्टर देखेगा। नेक्स्ट इज गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करने वाला है, टू अरेंज एंड असेंबल द नेसेसरी मशीन्स एंड टूल्स। ऑलरेडी जो मशीन्स एंड टूल्स अवेलेबल होते हैं उसके सिवा भी जो भी जितने भी रिक्वायरमेंट होती है वो अरेंज करने का काम कौन करेगा, गैंग बॉस करेगा। नेक्स्ट इज स्पीड बॉस। ये क्या करेगा, टू एंश्योर प्रॉपर स्पीड ऑफ वर्क सो दैट द वर्क इज डन ऑन टाइम। स्पीड चेक करेगा कि कम ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है ना एम्प्लॉय को प्रोडक्शन करने के लिए, बराबर। जो हमने 100 यूनिट सोचे थे कि एम्प्लॉय दिन में बना सकता है 10 घंटे में, तो कम बने, समझो 80 यूनिट्स बने, तो वहाँ पे क्या हुआ, स्पीड कम हो गई एम्प्लॉय की, 80 यूनिट्स ही बने, तो वो चेक करने का काम किसका होगा, स्पीड बॉस का होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 8 फोरमैन के बारे में, जो रहेंगे एक तो प्लानिंग एंड लेवल पे 4 एंड दूसरा शॉप लेवल पे 4। चलिए आगे बढ़ते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। अब मेंटल रिवॉल्यूशन की बात आती है तो मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है, पहले कैसा था जो भी बिजनेसेस चलते थे तब हमने आगे देखा कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा कि अभी आजकल कैसा हो गया है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। अब ये एटीट्यूड क्यों आया, क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में सोचने लगे तब। पहले कैसा था, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोचते थे, कम सैलरी देते थे, ज़्यादा वर्कलोड देते थे, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती थी, तो ये सारी चीज़ें होती थी। प्लस एम्प्लॉयज़ भी बार बार स्ट्राइक पे चले जाते थे, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी मैनेजमेंट के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, मेंटल रेवोल्यूशन आ गया है। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ दोनों का एक दूसरे के लिए एटीट्यूड अभी चेंज हो गया है, ठीक है। अभी कैसा हो गया है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी सोचते हैं, ठीक है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देते हैं, अच्छे रेम्यूनरेशन देते हैं उनको, बाकी इंसेंटिव्स भी उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे मिलते हैं। प्लस एम्प्लॉय भी क्या करते हैं, मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से उन्हें कोऑपरेशन करते हैं, अच्छा प्रोडक्टिविटी लेवल अचीव करके देते हैं, ठीक है, स्ट्राइक्स पे नहीं जाते, बिन ज़रूरी स्ट्राइक पे नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, अब मेंटल रेवोल्यूशन आ गया है मैनेजमेंट एंड वर्कर का एक दूसरे के तरफ। ना टेलर एडवोकेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन in the interest of manager and workers. Now he advocated that there should be positive attitude on the part of the management towards the worker and on the part of worker towards the management. दोनों का ही एक दूसरे के तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। The positive attitude would result in close cooperation between the management and the workers, which in turn would increase productivity and profit. क्या हो गया, मेंटल रेवोल्यूशन ये जो आया, दोनों का एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, एम्प्लॉय अच्छे से अच्छी प्रोडक्टिविटी करके देगा बिजनेस इसको, तो बिजनेस का अच्छे से अच्छा प्रॉफिट होगा, एंड जब अच्छे से अच्छा प्रॉफिट होगा तो ऑफकोर्स फ़ायदा एम्प्लॉयज़ का भी होने ही वाला है, उन्हें भी अच्छी सैलरी या रेम्यूनरेशन मिलने ही वाला है, ठीक है। तो ये हमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में बताया। नाउ नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई भी टास्क हो उसके लिए टाइम स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मान लो हम मोबाइल कस्टमर केयर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक एम्प्लॉय किसी कस्टमर की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, हम देखेंगे कितना टाइम लग रहा है, टाइम स्टडी किया जाएगा, उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा एवरेज टाइम कितना लगता है उस एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं टाइम स्टडी करना।
तो टेलर सजेस्टेड द यूज ऑफ टाइम स्टडी to estimate the standard time in industry to complete certain output in a given period of time. क्यों करना है हमें टाइम स्टडी? टाइम स्टडी करने से हमें क्या जानने मिलता है? हम एस्टिमेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड। ये तो हमने सर्विस वाला एग्जाम्पल दिया था। अब हम प्रोडक्शन की अगर बात करें, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोई मान लो बुक बनाने का बिजनेस है या मोबाइल बनाने का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस हो, चलो, तो हम देखेंगे कि एक यूनिट प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगता है। स्टैंडर्ड टाइम हमें पता चल जाता है अगर हम टाइम स्टडी करते हैं तो। नाउ द टाइम स्टडी इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब एंड देन रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम taken in performing each such element. Through proper time study, management can standard for output of work for certain period of time, say in 1 hour or in a day. हम टाइम स्टडी करने से क्या कर सकते हैं? हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन में या एक घंटे में हम कितना काम कर सकते हैं। जैसे हमने उस एम्प्लॉय का एग्जांपल देखा कस्टमर केयर का, हम देखेंगे कि उसे कितना टाइम लग रहा है एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने में, ठीक है। मान लो उसे 10 मिनट लगे, तो उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक घंटे में कितनी रिक्वेस्ट ले सकता है या पूरे दिन में वो कितना काम कर सकता है। तो इसलिए टाइम स्टडी किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट इज फटीग एंड मोशन स्टडी। अब फटीग एंड मोशन स्टडी की हम बात करेंगे। तो व्हाट इज़ फटीग स्टडी? क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा काम रहता है तो वो ओवरलोड हो जाता है, बहुत स्ट्रेस आ जाता है उसके माइंड पे, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हो सकती है, प्रॉपर उसको ब्रेक नहीं मिल रहे हैं काम करते टाइम। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है एम्प्लॉय के लिए, और उसकी वजह से वो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर सकता, अच्छा आउटपुट वो नहीं दे सकता, एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, फटीग स्टडी। अब दूसरा आता है मोशन स्टडी। ना व्हाट इज़ मोशन स्टडी? मोशन का मतलब होता है कि जब कोई प्रोडक्शन चल रहा है या कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो एम्प्लॉय कितनी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय की मूवमेंट कितनी है वो स्टडी किया जाता है, उसे हम कहते हैं मोशन स्टडी। एंड वो स्टडी करने के बाद जो अननेसेसरी मूवमेंट या अननेसेसरी मोशंस होते हैं उसे हटा दिया जाता है, उसे हम कहेंगे मोशन स्टडी। जैसे हम बात करें कंस्ट्रक्शन बिजनेस की, तो वहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ है या जो वर्कर्स है वो बहुत सारी मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। जैसे रॉ मटेरियल लेके जाना हो या कोई इक्विपमेंट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वर्कर्स वहाँ पे काफ़ी सारी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, मोशन स्टडी करना है, एंड जो अननेसेसरी मोशन हो रहे हैं उसे हमें हटा देना है, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, एम्प्लॉय कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे मान लो रॉ मटेरियल लेने के लिए वर्कर को बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है, बहुत दूर से वो उठा के ला रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि नियर बाय हम कहीं रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल कर सके। तो क्या हुआ, मोशन कम हो गई, एम्प्लॉय की मूवमेंट कम हो गई, तो अब वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकता है, एफिशिएंटली कर सकता है। चलिए देखते हैं, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, द हस्बैंड एंड वाइफ टीम मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या किया इन्होंने, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय वे ऑफ फटीग एंड मोशन स्टडीज। Through fatigue and motion studies, they were in a position to locate and eliminate unnecessary movements on the job. ये चीज़ की क्यों जाती है, जो अननेसेसरी मूवमेंट है एम्प्लॉय की उसको हटाने के लिए। According to Gilbreth, fatigue and motion were interlinked. Every eliminated motion helps to reduce fatigue. देखिए, अब अननेसेसरी मूवमेंट, अब जो हमने आगे फटीग स्टडी का बात की थी कि बहुत एम्प्लॉय एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस आ जाता है उसे, तो कभी कभी ये स्ट्रेस किन चीज़ों की वजह से आ सकता है, अननेसेसरी जो उसे काम करना पड़ रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट होती है उसकी वजह से भी हो सकता है।
तो अब ये सारी चीज़ें अगर हम हटा दें, अननेसेसरी मूवमेंट को हम हटा दें, तो उसकी वजह से फटीग रिड्यूस हो सकता है. नाउ यूजिंग मोशन picture cameras, they tried to identify the most economical motion for each job in order to improve performance and reduce fatigue. The Gilbreath's first studies the motions of bricklaying workers, and after identifying the wasted motion, reduced the bricklaying motions from 18 to 5, thus improving the bricklayers' productivity. The Gilbreaths advocated that motion study would raise workers' morale because of physical benefit and because it showed management concern for the workers. देखिए इन्होंने क्या कहा, अगर हम मोशन स्टडी करते हैं तो क्या होता है, हम अननेसेसरी मोशन को हटा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो फिजिकल बेनिफिट, वो एम्प्लॉय जो बहुत थक जाता था, बहुत टायर्ड हो जाता था, वो नहीं होगा, फिजिकल बेनिफिट. एंड दूसरा, अब ये क्या बताता है, एम्प्लॉय के माइंड में ऐसा आएगा कि भाई चलो मैनेजमेंट हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, हमारे बारे में फिक्र कर रहा है, ठीक है. तो ये एक फ़ायदा होता है मोशन स्टडी का. The Gilbreaths also concluded that it is not the monotony of work that causes so much of worker dissatisfaction, but rather management's lack of interest in the workers. अगर मैनेजमेंट ऐसे बताता है कि ऐसे जताता है कि भाई वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है वर्कर के अंदर, तो वहाँ पे उसका फ्रस्ट्रेशन या फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है. नाउ टाइम स्टडी, टेलर इज़ नाउ कंबाइंड with motion study to increase business efficiency. This technique is called as time and motion study. This integrated approach is also called as method engineering. ये दोनों चीज़ों को इंटीग्रेटेड किया गया. किसको, एक तो जो हमने आगे देखा टाइम स्टडी के बारे में, कोई पर्टिकुलर टास्क ख़त्म करने के लिए हम टाइम स्टडी करते हैं, तो उससे एंड मोशन स्टडी दोनों को कंबाइन किया गया, तो जिसे क्या कहा जाता है, मेथड्स इंजीनियरिंग. It is applied today to industrial as well as service organization. देखिए इंडस्ट्रीज़ में भी प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, एंड सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे होटल है, हॉस्पिटल है, ठीक है, काफ़ी सारी जो सर्विसेज दी जाती है जिस इंडस्ट्री में, जिस बिजनेस में, वहाँ पे भी ये मेथड्स इंजीनियरिंग अप्लाई किया जाता है, ठीक है. तो ये हमने पढ़ा आज FW टेलर के बारे में, जिन्होंने हमें बताया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया है, एंड उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है दो चीज़ों के ज़रिए, एक तो प्रिंसिपल एंड दूसरा टेक्निक्स हमें बताया है, ठीक है. तो ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4. अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लेकिन वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच एवरीवन.